हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी मंथली मैगजीन चल रही थी जून की। इसमें हमने ऑलरेडी अपने 4 सेक्शंस कवर कर दिए हैं: पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो आज से हम अपना एनवायरनमेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं: क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन रीजन। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने क्या एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अब ये क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या था, क्यों था ये पहला अटैम्प्ट है कि हम किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है इम्पेक्ट करता है। हमने उसको क्या किया, एक डॉक्यूमेंटेशन में रूप में रिलीज़ किया है। इस रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, किस तरह से जो इंडियन रीजन में डिफरेंट पार्ट में क्लाइमेट क्या ऑब्ज़र्व किया हमने, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। और ये देखेंगे इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा है, और फिर हम कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो रीजनल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उनसे साथ डील कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या ऑब्ज़र्व या क्या प्रोजेक्टेड चेंजेस देखे हैं जो वेरियस क्लाइमेट डायमेंशंस ओवर द इंडियन रीजन में जो हुए हैं। हमने देखा है राइज इन टेम्परेचर 1901 से 2018, मतलब कि 118 साल में देखा जाए तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस क्या है, राइज़ हुआ है। कोज क्या है कि जो सरफेस एयर टेम्परेचर है वो इंडिया में चेंज हुआ है ओवर द इंडिया, और मेनली किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से है, या फिर जैसे एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस की वजह से, जैसे एरोसोल्स या लैंड यूज, लैंड कवर चेंज, इस वजह से। अगर हम 1976 से 2005 इसके पीरियड में देखें जाएँ, और हम अगर एंड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब कि 2100 तक, तो ये देखने को मिले जो टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और जो समर हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। ये आपको भी पता है, पहले हमारे इंडिया में हम क्या बोलते थे, लू आ रही है, लेकिन अब लू नहीं, अब हीट वेव्स बोला जाता है। ठीक है, तो हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 3 से 4 गुना बढ़ रही है। रेनफॉल के पैटर्न में चेंज हो रहा है। जो समर मानसून में जो रेनफॉल होती है वो 6% क्या ये डिक्लाइन हुई है इन बिटवीन 1951 टू 2015, स्पेशली कहाँ पे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स या फिर वेस्टर्न घाट्स में। जबकि जो हैवी रेन है लोकलाइज, मतलब कि एक लोकल एरिया में लिमिटेड रहना, ठीक है, वो हैवी रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, या फिर जो ड्रॉट की लोकलाइज ड्राई स्पेल्स है वो भी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या आ रहा है, कोज क्या है, ये आपको पता ही, वही ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, एंड एरोसोल्स, लैंड यूज, या फिर इंक्रीज अर्बनाइजेशन, ये कुछ है। अब प्रोजेक्शंस क्या हो रहे हैं इसकी वजह से कि देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स में इंक्रीज और भी इंक्रीज़ हो सकती हैं, और जो मानसून सीज़न है वो कहीं ना कहीं लेंथन हो रहा है। जैसे जो मानसून सीज़न जैसे नॉर्मली जैसे मानसून वैसे आ तो जाता है जून में, ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया की साइड जुलाई में, मतलब जून एंड में आता है, तो मेनली अगस्त तक रहता है, अगस्त या मैक्सिमम सितंबर फर्स्ट वीक तक। तो ये बोल रहा है ये मानसून का सीज़न है वो भी कहीं ना कहीं लेंथनिंग हो रहा है। ड्रॉट देखा जाए, जो एरिया अफेक्ट हो रहे हैं ड्रॉट की वजह से वो भी इंक्रीज़ हुए हैं 1.3% पर डिकेड, मतलब हर 10 साल में 1.3% जो एरिया है वो बढ़ रहा है, ड्रॉट इफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग 1951 टू 2016। इवन कि जो एरिया जो सेंट्रल इंडिया में या साउथ वेस्ट कोस्ट में, साउथर्न पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट इंडियन में, यहाँ पे एक डिकेड में, मतलब कि 10 साल में हमें मोर देन 2 ड्रॉट देखने को मिल रही है ऑन एन एवरेज। कॉजेज़ क्या है कि जो सीजनल समर मानसून रेनफॉल है वो डिक्रीज़ हो रही हैं ड्यूरिंग लास्ट 6-7 डिकेड। प्रोजेक्शन क्या है इसकी वजह से, क्या मतलब कि आगे हम क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है कि हाँ फ्रीक्वेंसी और बढ़ सकती है, मतलब कि जो अभी 10 साल में 2 बार ड्रॉट्स आ रही हैं, तो ये मोर देन 2 इवेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं, और जो एरिया अंडर द ड्रॉट है वो भी क्या बढ़ सकता है, या उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, फ्लड देख लेते हो, फ्लड भी क्या है, फ्लडिंग के इवेंट्स भी 1950 से इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मैंने आपको बताया है कि जो रेनफॉल होती हैं वो एक तो हैवी रेनफॉल होती है, और क्या लोकलाइज रह गई, मतलब एक लिमिटेड एरिया में रह गई हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से। प्रोजेक्शंस क्या है, हाई रेट ऑफ ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, स्नो मेल्ट हो रही है, ठीक है, वार्मिंग वर्ल्ड में। इस वजह से क्या है, जो स्ट्रीम फ्लो है, मतलब कि रिवर्स का फ्लो है वो भी बढ़ रहा है, जिस वजह से जो हिमालयन रिवर बेसिन्स पे जो एरिया है वो कहीं ना कहीं फ्लड रिस्क में क्या है, फ्लड ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। सी लेवल रिस्क इन द नॉर्थ इंडियन ओशन, ये देखा गया है कि 1.06 से लेकर 1.75 mm पर ईयर के रेट से क्या है, सी लेवल राइज कर रहा है ड्यूरिंग द 1874 टू 2004। और ये भी देखने को मिला 3.3 मिलीमीटर से 1993 से 2017 के बीच में इतना क्या है एक्सेलरेट हुआ है, जो कि करंट विच इज़ कंपेरेबल टू द करंट रेट ऑफ द ग्लोबल मीन सी लेवल राइज।
अभी क्या है, जो हमारा इंडिया रीजन का जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, उसमें जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज इंक्रीज़ हुआ है इन बिटवीन 1951 टू 2015। लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो सी सरफेस टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है। तो देखा जाए तो नॉर्थन इंडियन ओशन में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कोजेज़ क्या, किसकी वजह से हो रहा है? वही आइस मेल्ट हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ओशन वाटर का, इस वजह से। प्रोजेक्शन क्या देखा जा रहा है कि जो सी लेवल है नॉर्थ इंडियन ओशन में वो 300 मिलीमीटर से राइज कर सकता है रिलेटिव टू एवरेज ओवर, जो अभी 1986 से 2005 में जो हुआ है वो उससे ज़्यादा होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म देख लेते हैं। अभी आपको पता चला साइक्लोन अम्फान वगैरह है, तो ये देखा जा रहा है जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स हैं, हाँ, तो ये देखने को मिल रहा है कि जो अभी वेरी सीवर जो साइक्लोनिक स्ट्रीम्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हैं। ठीक है, मतलब कि एक इवेंट तो आ ही जाता है पर डिकेड ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड। कोजेज़ क्या हैं कि यार देखो, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, हीट कंटेंट भी बढ़ रहा है। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए फेवरेबल कंडीशन यही होती है कि जितना सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो उतना खतरनाक बनता है। तो इसी की वजह से क्या है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट मॉडल्स प्रोजेक्टराइज इन द, और ये बोला जा रहा है कि 21 सेंचुरी के अंदर ही अंदर, मतलब नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर काफ़ी जो है इंटेंसिटी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की है वो राइज हो सकती है। हिमालयन क्रायोस्फीयर, देखो क्रायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे परमानेंट आइस कवर बोलते हैं उसी को हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। जो हिंदुकुश हिमालयाज़ हैं उनमें देखा गया है, उनसे आपको पता है कि वहाँ पे परमानेंट आइस कवर है आउटसाइड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, तो थर्ड पोल भी बोलते हैं। ये क्या करना है, थर्ड पोल क्यों बोलना है? अभी एक तो अंटार्कटिक हो गया, एक आर्कटिक हो गया। ठीक है, तो थर्ड पोल क्या है, हिंदुकुश हिमालयंस है। इसमें क्या डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, स्नोफॉल यहाँ पे बहुत कम हो रही है और जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं। हाइवर पार्ट्स ऑफ द हाई एलिवेशन कराकोरम हिमालयस हैव कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस इंक्रीज विंटर टाइम प्रेजेंटेशन। लेकिन वो अलग बात है, जो कराकोरम हिमालयस है वहाँ पे जो मतलब कि स्नोफॉल ज़्यादा देखने को मिली है इन एसोसिएशन विद द एनहेंस्ड एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ द सिनोपिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब जो क्लाइमेट है जो हिंदुकुश हिमालय का वो करेक्टराइज किया जा रहा है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन फ्रॉम द फुट हिल रीजन ऑफ द माउंटेन्स टू परमानेंट आइस एंड स्नो कवर पीक्स एट द हायर एल्टीट्यूड्स। प्रोजेक्शन क्या है, मतलब कि आगे क्या हो सकता है कि हाँ, स्नोफॉल डिक्रीज होएगी सेवरल रीजन ऑफ हिंदुकुश हिमालय, जो हाई एलिवेशन मतलब कि जो भी एरिया ऊपर 4000 मीटर से ऊपर है वहाँ पे स्नोफॉल कम ही देखने को मिलेगी कराकोरम हिमालय में। यही हम देख रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। अभी क्या है, ये तो हमने देख लिया कि चेंज क्या आ रहा है या फिर क्या फ्यूचर में प्रोजेक्ट हो सकता है, ये हमने देख लिया। लेकिन इन सब से हमारे इम्पैक्ट क्या बोलेगा, मतलब कि रीजनल क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले फूड सिक्योरिटी, आपको यार ज़्यादा टेम्परेचर आएंगी, फ्लड्स आएंगी, ड्रोट्स आएंगी, तो इससे क्या आएगा, जो हमारी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन जो मेनली रेन पे डिपेंड करती है वो सारी की सारी डिसरप्ट होगी और हमारी क्रॉप यील्ड भी इम्पैक्ट होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए जो तुम्हारी टोटल पल्सेस ऑयल सीड कॉटन प्रोड्यूस जो इंडिया में हो रही है उसमें जो 80% पल्सेस, 73% ऑयल, 68% कॉटन वहाँ पे उगती है जो कि रेन फेड, मतलब कि जो एग्रीकल्चर सिर्फ रेन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ हमारा देखो कितना परसेंटेज है। ठीक है, वाटर सिक्योरिटी, ऑफकोर्स जो ड्रोट्स या फ्लड्स की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ड्रोट की वजह से हमारा ग्राउंड वाटर ही ख़त्म हो जाता है और फ्लड्स की वजह से क्या होता है, क्योंकि जो सी लेवल है वो राइज़ हो रहा है, इस वजह से क्या होता है, फ्लड ज़्यादा आती हैं। ठीक है, और जो फ्लड्स आने की वजह से क्या होता है, जो हमारा सोल्ट वाटर होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड वाटर को क्या करता है, गंदा करता है, कंटेमिनेट करता है, जैसे देखा जाए गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में। ठीक है, अभी क्या स्नोफॉल डिक्लाइन कर रहा है, हिमालयन कुछ रीजन में भी जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रहा है, उस वजह से क्या है हमारी वाटर सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मेनली रिवर और स्ट्रीम्स पे, जैसे इंक्लूडिंग इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एनर्जी डिमांड क्या है कि देखो यार राइजिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है, तो आपने आगे हम डेली करंट अफेयर्स में भी बढ़ रही है कि किस तरह से हमारी कूलिंग की डिमांड क्या बढ़ रही है, जिस वजह से इंक्रीजिंग क्या हमारी ग्रीन हाउस एमिशन फिर हमसे बढ़ेंगी। ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, जो हायर टेम्परेचर या एक्सट्रीमली जो वेदर इवेंट्स हैं इस वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रोक्स की, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ये सब क्या है ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ह्यूमंस में, या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर या स्प्रेड ऑफ कुछ वेक्टर बोर्न डिजीज़, जैसे आपको पता है मलेरिया, डेंगू, ये मेनली जो तराई रीजन होता है वहाँ पे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, डिक्रीज़ इन द अवेलेबिलिटी की फूड अफोर्डेबिलिटी, आप नहीं ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे फूड, जिस वजह से आप क्या है गंदा खाना खाओगे या फिर गंदा पानी पियोगे। ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं, जिस वजह से आपका जो न्यूट्रिशनल इंटेक है वो कम हो जाएगा, स्पेशली कहाँ पे जो लोग
पुअर हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनमें। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो मैनी स्पीसीज़ क्या है, मतलब कि उन पे भी ऑफकोर्स थ्रेट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो इंडियन ओशन में 30% वो वर्ल्ड के कोरल रीफ का घर हैं और 13% उसमें ग्लोबल वाइल्ड कैच फिशरीज़ हैं, जिस वजह से जो मैराइन इकोसिस्टम है जैसे कोरल्स और फाइटोप्लैंक्टन है या फिशरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगी इस हीट वेव से, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं मैराइन हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2030 तक हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस होएगी हीट वेव्स की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से। इसका मतलब है कि 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के कहने की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट कॉस्ट की वजह से इंडिया को 2.5% जीडीपी का लॉस हो सकता है। हेल्थ केयर कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी लॉस जो कि पोल्यूशन की वजह से, इससे हमारा 8.5% ऑफ जीडीपी कहीं ना कहीं लॉस होगा। सी लेवल के इंक्रीज़ होने से जो हमारी जो लार्ज सिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वल्नरेबल ज़्यादा होंगी। सोशल इश्यूज़ क्या हैं कि ऑफ कोर्स अब यार वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि क्लाइमेट अच्छा नहीं है रहने वाला, तो बंदा क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, जिस वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। क्रॉप फेलियर्स, रिपीटेड क्रॉप फेलियर की वजह से क्या होएगा, जो फार्मर्स हैं उन पे क्या करेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, जिस वजह से फिर सुसाइड रेट भी क्या है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये अभी है कि रिकमेंडेड क्या पॉलिसी सजेशन है जो रिकमेंड किया जा रहा है, देखो ऐसी है कि हमें कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए इन सबको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, डिटेल रिपोर्ट बनानी चाहिए, मतलब कि रीजनल मतलब कि सेक्टर स्पेसिफिक मिटिगेशन और कैसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट उन्हें हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। हमें क्या करना है, अपना जो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है उसे हमने वाइडन करना है, हमें मॉनिटरिंग करनी है, सस्टेन रिसर्च को एक्सपेंड करना है रीजनल चेंज क्लाइमेट पे, ठीक है। तो ये सब एफोरेस्टेशन एफर्ट भी देखो, एफोरेस्टेशन हर एक चीज़ का क्या है, समाधान है, ठीक है। इस वजह से क्लाइमेट चेंज हम मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एफोरेस्टेशन इतना बड़ा सोर्स है कि वो सारी की सारी कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से क्या है, जो फ्लड्स या जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हो जाती हैं, सोइल रिटेंशन इंप्रूव होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हमें एफोरेस्टेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक फेवरेबल है। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस में हमें ध्यान देना है कि इवन मतलब जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे पुअर या डिसेबल्ड या आउटडोर लेबर फेवरर्स, इनको क्या है, हमें क्या करना है, इन लोगों की इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि वो क्लाइमेट चेंज से इतना इम्पेक्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जेंडर, क्लाइमेट एंड द सिक्योरिटी। अभी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है, टाइटल है जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, सस्टेनिंग इंक्लूसिव पीस ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, देखो सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, UNEP, UN वुमेन, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द UN डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स। ज़रा एक बार ना हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, UN डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स ही है क्या। देखो इसे अभी हमने हाल ही में एस्टेब्लिश किया है 2019 में। अभी हमने क्या किया, हमने कुछ जो UN के पीस और जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रिफॉर्म्स लाए, और हमने क्या किया, जो पहले दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते थे उन्हें मर्ज किए थे। एक डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, ये अलग डिपार्टमेंट होता था, और एक UN का पीस बिल्डिंग सपोर्ट ऑफिस था। इन दोनों को हमने क्या किया, मर्ज करके एक UN डिपार्टमेंट पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स एस्टेब्लिश किया। ये क्या करेगा, ये जो UN के जो एफर्ट्स हैं ताकि हम जो डेडली कन्फ्लिक्ट हैं उन्हें प्रिवेंट कर सके और वर्ल्ड में हम एक सस्टेनेबल पीस को क्या कर सके, बना सके। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसे, UN सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है, ताकि हम जो पीस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उन्हें ले सकें, एज वेल एज टू UN पॉलिटिकल मिशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया कि UN डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स है क्या, ठीक है। अब हम जरा बढ़ते हैं कि भी क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी में क्या लिंक है, भाई लिंक ही लिंक है, ठीक है। फ्लड आएगी, ड्रॉट आएगी तो इंसान की लाइवलीहुड पे सबसे ज़्यादा फ़र्क तो इंसान को ही पड़ेगा, ठीक है। उसका घर टूट जाएगा, पैसे नहीं रहेगा, उसका हेल्थ नहीं रहेगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं आउटकम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेटनिंग सिक्योरिटी। देखो राइजिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, ड्रॉट ज़्यादा आने की वजह से, या हैवी रेन आने की वजह से, या हार्श स्टॉर्म आने की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों का लाइवलीहुड लॉस होता है, फूड इनसिक्योरिटी आती है। अब कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं तो उनमें कंपटीशन होता है, माइग्रेशन होता है, लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो भाई आती ही आती है। एग्जांपल आप देख सकते हो कि साहेल रीजन की सम पार्ट्स में क्या है कि फर्टाइल लैंड की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वहाँ पे लोगों में रिसोर्सेज के पीछे कंपटीशन हुआ, जिस वजह से वहाँ पे
सबसे पहले तो ट्रस्ट कम हुआ, फिर लोग माइग्रेट करे, इस वजह से वहाँ पे जो लोकलाइज क्या है वायलेंट कन्फ्लिक्ट टूट गई, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पीस भी हमारी डिस्टर्ब होती है कुछ सेंसिटिव रीजन्स में, जैसे क्लाइमेट चेंज शॉक की वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम अच्छा खासा चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वही बात बोलती है कि वायलेंस क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वायलेंस अफेक्टिंग कम्युनिटीज़ कैपेबिलिटी टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। देखो क्या होता है, जो वायलेंट कन्फ्लिक्ट एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वो कम्युनिटीज़ को और पुअर बना के छोड़ देती हैं, उन्हें लेस रिजिलियंट बना देती हैं, इल इक्विप्ड बना देती हैं, ठीक है, कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़े। फॉर एग्जांपल देखो, लेक चाद बेसिन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ लेस एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल सोर्सेज एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ नेचुरल हैजार्ड, ठीक है। अब लिंक क्या देखने को मिलता है जेंडर और क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क में, ठीक है। अभी तो हमने लिंक देख लिया कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो सिक्योरिटी से कैसे लिंक है, लेकिन अब हम देखते हैं जेंडर किस तरह से क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क के साथ लिंक है। देखो सबसे पहले क्या है, देखो आपको पता है ऑलरेडी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, चाहे इंडिया सोसाइटी हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती ही हैं। तो यार देखते हैं क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क इम्पैक्ट मैन और वुमेन को डिफरेंटली इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि जो प्री एग्जिस्ट इनइक्वालिटीज़ हैं या जो जेंडर रिलेटेड रोल्स एक्सपेक्टेशन है या फिर जो अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज का, वो और इनइक्वालिटीज़ को क्या करती हैं और बढ़ाती हैं। और जो कुछ ग्रुप्स हैं मतलब कि फीमेल ग्रुप्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा वल्नरेबल इस क्लाइमेट चेंजेस की वजह से करती है, ठीक है। आउट माइग्रेशन ऑफ मैन ड्यू टू द स्कार्स एक्सेस टू द लैंड और वाटर। ऑफ कोर्स यार, अब आपके जहाँ डिजास्टर है तो बंदा क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, ठीक है। माइग्रेट करेगा तो वो इनसिक्योरिटी से होएगी, वो कुछ ऐसे एरिया से भी पास होएगा जहाँ पे हाई लेवल ऑफ वायलेंस है, या फिर वो कहाँ जहाँ के डिस्प्लेस हो जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी अनसेफ वर्किंग कंडीशन हो, ठीक है। तो इस तरह से उसकी फिजिकल सिक्योरिटी भी क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रेडिशनल एंड एक्सपेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज ऑन एक्सपोज वुमेन टू अ। अभी क्या है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, ठीक है। अब एकदम से आपका कोई मतलब कि डिज़ास्टर आ जाए तो आपकी सारी तहस नहस हो जाती है, ठीक है। घर में अच्छे से खासा नल से पानी आ रहा है, लेकिन अब नल से पानी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वुमेन पे क्या है एक बर्डन बढ़ेगा कि हाँ यार पानी अब कहीं और से लेके आओ, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर पड़ेंगी, जैसे कलेक्टिंग वाटर या फ्यूल वो, ठीक है। दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं क्योंकि अब उनका घर नहीं रहेगा, ठीक है, घर टूट जाएगा किसी डिज़ास्टर की वजह से, तो सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़्यादा बढ़ती है वुमेन पे। और उनकी एजुकेशनल और मतलब कि उस पर भी क्या बैरियर्स आते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ करो यार किसी कपल के दो बच्चे, एक लड़का है लड़की है, ठीक है, तो यार ऑलरेडी अब आपका डिज़ास्टर ने सब कर लिया, तो आगे आप किसे पढ़ाना एक्सपेक्ट, क्योंकि अब आपके पास अभी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे पढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एजुकेशन में भी एक लड़की के लिए क्या है बैरियर आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में क्या होता है, वुमेन काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं। एक जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब वाटर सप्लाई डिप्लीट हो गई थी, तो जब वुमेन फेल हो गई थी टू मैनेज हाउस होल्ड्स, तब उसको एक्सपीरियंस करना पड़ा डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वॉल्विंग वुमेन इन पीस बिल्डिंग, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड द क्लाइमेट चेंज अडेप्शन। हम वुमेन को इन्वॉल्व कर सकते हैं पीस बिल्डिंग में कि कन्फ्लिक्ट किस तरह से हम प्रिवेंट करें, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन। क्योंकि क्या है, जो अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं वुमेन की यूनिक नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोवाइडर्स ऑफ फूड वाटर एंड एनर्जी इनटू क्लाइमेट चेंज अडेप्शन, कैन स्ट्रेंथन द डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अडेप्टेशन प्लान। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखा, एक सूडान में क्या है, वुमेन है, कुछ कम्युनिटीज़ की जो वुमेन है वो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है किसमें, नेचुरल रिसोर्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने, ठीक है। तो ये अब रिकमेंडेशन क्या है कि हम किस तरह से इन सब से निपटा सकते हैं, क्या करिए इशूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं। पहली बात क्या है, जो भी हमें क्या करना है, जितनी अलग अलग पॉलिसी हमें उन्हें इंटीग्रेट करना है। अभी क्या है कि अलग अलग क्या है पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क, जैसे सस्टेनेबल पीस पे अलग हो गया, क्लाइमेट चेंज पे अलग है, वुमेन पे अलग है, पीस पे, सिक्योरिटी पे, सब पे अलग अलग है। हमें क्या करना है, सबको इंटीग्रेट करना है और एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमें चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क है हमें क्या कर सकें, उन्हें एड्रेस कर सकें। दूसरा है कि कुछ यूएन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स भी हैं, ग्लोबल एजेंडाज भी हैं जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रेटेड एक्शन के, जैसे यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल जो 19 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, लिमा वर्क प्रोग्राम ऑन सेंटर, या फिर 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो सब। हमें क्या करना है, स्केल अप इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग, हमें क्या करना है, ऐसी कुछ लेके आना है जिससे हम वुमेन को एम्पावर कर सकें, या फिर जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो मतलब जैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हो गए या बच्चे हो गए, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, उन्हें एम्पावर करना है, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड जो सिक्योरिटी रिस्क है उनको एड्रेस कर सकें और हम अपना जो जेंडर इक्वालिटी का रोल है उसे अचीव कर सकें, पीस बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव्स क्या आएगा, जो दो सेक्टर से क्रॉस सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप बढ़ेगी।
इंक्रीज टारगेटेड फाइनेंसिंग, अभी क्या है हम कहीं ना कहीं जैसे मतलब कि अपना ये सब अचीव करने के लिए कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन इन सब में फ़ंड कर देंगे, पीस बिल्डिंग के लिए फाइनेंस कर देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी फंड कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जेंडर ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब कि इस इशू को देखते ही नहीं हैं और इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं और इसे हम फाइनेंस नहीं करते। तो ये इन्होंने बताया कि हमें इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए वुमेन्स के एम्पावरमेंट में। इस वजह से क्या आएगा, इससे क्या आएगा, जो वुमेन जो क्या है अच्छे से क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट करेगी नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से बचाने में, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी सेस एंड वाटर एंड सैनिटेशन। एक्सपेंड द एविडेंस पेज, हमें क्या करना चाहिए, डीपर एनालिसिस करनी चाहिए ऑफ जेंडर डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क इज नीडेड, इंक्लूडिंग कि किस तरह से जेंडर शेप करता है, कि हाउ एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन एंड मैन अक्रॉस द कॉन्टेक्स्ट, कि किस तरह से क्लाइमेट रिस्क आते हैं या जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं वो किस तरह से डिफरेंटली मैन और वुमेन को क्या करते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग है। हाउ जेंडर डायनेमिक शेप क्लाइमेट एंड द कन्फ्लिक्ट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, किस वजह से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लोग किस तरह से डिस्प्लेस करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो भी मैन और वुमेन की हमें अलग से डायनेमिक्स पढ़नी चाहिए। द पीस बिल्डिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एंगेजिंग वुमेन, किस तरह से पीस को बनाए रखने में वुमेन किस तरह से एंगेज हुई है नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नेंस में और क्लाइमेट रेसिलिएंट डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, तो यही सब था इसमें। और ये जो है ना हाउ और जेंडर क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी, इसमें जितना भी है ना वो सारा का सारा जो हमने पढ़ा है उसी में उसी का इसको बता रखा है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना रखता है, अगली वीडियो से हम अपने थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।